जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित टॉपिक लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं और ये टॉपिक कुछ मायनों में इम्पॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि जिस हिसाब से प्रकृति का अतिक्रमण किया जा रहा है, प्रकृति का दोहन किया जा रहा है और ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर देश विशेष को प्रभावित नहीं, बल्कि ये क्या है, वैश्विक समस्या बन रही। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि अगर हम प्रकृति को डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ग, किसी विशेष वर्ग के द्वारा अगर पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, पर्यावरण का अतिदोहन किया जा रहा है, जिससे बाकी लोगों के जीवन पर संकट आ रहा है, तो इन सब मुद्दों की आवश्यकता बढ़ जाती है। और इसी मुद्दे से संबंधित आज का टॉपिक है और वो है प्राकृतिक अधिकारों का या पर्यावरणीय अधिकारों का संवैधानिकरण। ठीक, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पर्यावरणीय मामलों का संवैधानिकरण। मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि अगर जो है ये लागू किया जाता है आपके संविधान में या फंडामेंटल राइट में, पर्यावरणीय मामले, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और ये चीज़ें क्यों होना ज़रूरी है, क्यों इनको संविधान में शामिल होने की बात या करने की बात की जा रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे लिए एनालिसिस का बिंदु रहेगा। इसमें लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हाल फिलहाल ही चर्चा में क्यों है? हाल फिलहाल चर्चा में इस वजह से है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई और उस याचिका में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से संरक्षण का अधिकार कहाँ शामिल किया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 एंड 21 में। आर्टिकल 19 क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 21 क्या है? जीवन का अधिकार। ठीक, इसमें शामिल किया जाए। अब कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देखें, दिल्ली, तो जितने भी आपको वहाँ पर साउथ दिल्ली हो गया, लुटियंस जोन हो गया, जितने भी पेड़ पौधे वहाँ पर दिख रहे हैं, केवल और केवल एक व्यक्ति की देन है, जो कि आप बार बार अगर पॉलिटी पढ़ते होंगे तो एमसी मेहता का नाम बार बार आएगा। एमसी मेहता की वजह से दिल्ली में हरियाली कुछ बची है, अदरवाइज इतना ज़्यादा हो गया था कि शायद पेड़ पौधे आने वाली पीढ़ियों को दिल्ली में देखने को ना मिलते। इस हिसाब से उसकी कटाई की गई थी, इस हिसाब से अनियोजित विकास किया गया है। ठीक है, तो ये कोई पहली बार चीज़ें नहीं आई हैं। आप बार बार सुनते होंगे कि कभी नदी को जो है लिविंग इंटाइटलमेंट दिया गया, उसको एक व्यक्ति की तरह माना गया, नदी को भी किसी जैसे नैनीताल हाई कोर्ट ने जो है गंगा और यमुना के लिए कहा था, ठीक है, भागीरथी नदी के लिए कहा है। तो
जब आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 जीने का अधिकार है, तो जीना कैसा हो, गरिमापूर्ण जीवन हो, जिसमें कि बेसिक आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हों, कूड़े कचड़े सा जीवन ना हो कि कहीं भी जीवन यापन किसी भी माहौल में, किसी भी पर्यावरण में किया जा रहा, और उस जीवन के अधिकार की समय समय पर व्याख्या करके उसका विस्तार किया गया। जैसे कहा गया, ये एमसी मेहता के बाद ही आया, मामले के बाद 1987 के बाद, कि स्वस्थ या स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार जीवन के अधिकार में आर्टिकल 21 में शामिल है। जब देश के बाहर किसी को घूमने जाना है, वो भी जीवन के अधिकार में शामिल है। मेनका गांधी का मामला आपने सुना होगा। तो आर्टिकल 21 केवल जीने का अधिकार नहीं है, उसमें इतनी सारे मामले वो करके इतना ज़्यादा उसका विस्तार कर दिया गया, और उसी विस्तार में एक और विस्तार जोड़ने की बात की जा रही है कि अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लोगों की आप देखिए गर्मी कितनी बढ़ गई है। 2023, 2024, 2023 जो है अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है, सदी का बताते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही हैं, तो किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक जाति, एक धर्म, एक रीजन तक सीमित नहीं होंगी, एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि वो एक वैश्विक समस्या है। ठीक है, और कई सारे जो है मुद्दे, क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ, पर्यावरण संरक्षण के लिए कितनी संधियां की गई, और सारी की सारी क्या हैं, अपर्याप्त हैं। अब तो क्या कहा जा रहा है कि सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस केवल तापमान बढ़े, तब भी जो है बहुत ही चरम स्तर की बात हो जाएगी। कितना कृषि उत्पादन घटेगा, और तो और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, कितने तो द्वीपीय देश डूब जाएंगे, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 21 जब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि 20-25 पॉइंट से मतलब क्या क्या गरिमापूर्ण जीवन में शामिल हैं। उन सब में न्यूनतम मजदूरी शामिल है, न्यूनतम जीवन निर्वाह करने की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी उनके साथ जीवन निर्वाह ही एक गरिमापूर्ण जीवन हो सकता है। तो ये सारी सुविधाएं, स्वच्छ पर्यावरण में सांस लेने का अधिकार, ठीक है, तो बिना शोरगुल के, देखिए 11 बजे के बाद डीजे नहीं बजता है, ये सब क्या है, आर्टिकल 21 के तहत ही इनको शामिल किया गया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है कि इसको भी आप आर्टिकल 19 और 21 में शामिल कीजिए। अब आप ये देखिए कि संविधान फंडामेंटल राइट में अगर मैं इसको शामिल करता हूँ, ऐसे पर्यावरणीय मुद्दे, तो कहाँ कहाँ चीज़ें जो है, संविधान हमारा इस बारे में क्या कहता है, हमें वो देखना है। संविधान फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19, 21 के साथ साथ आर्टिकल 14 समता का अधिकार। ऐसा नहीं है कि समुदाय का एक वर्ग फैक्ट्री लगा करके क्या करे, प्रदूषण फैलाए, और बाकी लोग उसी जहरीली हवा को सांस में ले करके क्या करें, अपने जीवन को, अवधि को घटाएं, एक ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाएं। बदरपुर के बारे में सुना होगा आपने, एनटीपीसी का पावर प्लांट, वहाँ पर क्या है, अब स्टडी हो रही है कि 20-30 साल बाद जो है कुछ कैंसर के मरीज वहाँ पर मिले, फेफड़े उनके खराब हो रहे हैं। तो सब क्या है, इतना ज़्यादा उस पावर प्लांट से जो है वायु प्रदूषण होता था कि उसको लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंद करा दिया गया। ठीक, तो समता का अधिकार है आर्टिकल 14, 19 है अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार। इसके बाद क्या आता है, फंडामेंटल राइट में ही, फंडामेंटल राइट तो नहीं, आप डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य का भी कुछ काम है कि अगर वो कानून बनाएगा तो कुछ निर्देशों का पालन करेगा, और सरकार या जनता जनता ये अपेक्षित है कि नीतियां बनाते समय गवर्नमेंट के द्वारा इनका पालन किया जाएगा।
डीपीएसपी में आर्टिकल 48A है। आर्टिकल 48 क्या है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A में, और इस आर्टिकल 51A में सब क्लॉज है जी, जिसमें क्या है? पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है। ये हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये किसका कर्तव्य है? राज्य के द्वारा। ठीक। तो ये सारी चीजें संविधान में अगर शामिल हो जाती हैं तो इन सब चीजों का संविधान में जिक्र है, और इन सब चीजें, ये सारी चीजें प्रभावित होंगी अगर कोई भी चेंज होता है तो। सबसे ज्यादा प्रभावित ये होगा। ये तो इस वजह से बताया गया है कि लोगों का भी कर्तव्य है, मतलब कोई नई चीज नहीं हो रही है, और दूसरा राज्य का भी कर्तव्य है। तो अगर इसको शामिल कर भी लिया जाता है तो संविधान इसका अनुमति देता है, संविधान इसको रोकता नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब याचिका दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट 3 तरीके से देखता है उसको। पहला, आर्टिकल 32 के तहत अगर याचिका दायर की जा रही है, जिसको आप संवैधानिक संरक्षण का अधिकार बोलते हैं, संविधान की आत्मा इसको बोला गया है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट या याचिका दायर होती है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उसके लिए रिट जारी करता है, आदेश जारी करता है। आर्टिकल 226 के तहत रिट जाती है हाई कोर्ट में। ये सब पॉलिटी में आप पढ़े हैं, मैं केवल आपको रिवाइज करा रहा हूं। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पॉलिटी की सीरीज में देखिएगा। ये सारी चीजें आपको अपने आंसर में लिखना है कि संविधान में इस बात का जिक्र है। और तो और अगर इनसे भी काम नहीं चलता तो एक आर्टिकल है संविधान का 142, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय प्रदान करने की बात करता है। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट किसी विशेष कानून के द्वारा न्याय नहीं करेगा। अगर कोई विशेष कानून उस पूर्ण न्याय के सिद्धांत को के विपरीत है, तब भी वो उसके विपरीत जाकर के पूर्ण न्याय के सिद्धांत को लागू करेगा। और देखता है कि ऐसे मामले में जहां पर न्याय नहीं हो पा रहा है कानून के तहत, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत क्या करता है? हस्तक्षेप करके उस केस की सुनवाई करके उस मामले का निस्तारण करता है। और तो और अगर सपोज कोई कानून ऐसा बन गया जो कि संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, सपोज राज्य कह रहा है कि नहीं, हम इंडस्ट्री ही लगाएंगे, चाहे लोग जिएं या मरें, चाहे जितनी जहरीली हवा हो, चाहे जितनी प्रदूषित पानी वो पिएं, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल 13(2) है। आर्टिकल 13(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है या उसको सीमित करता है, तो ऐसे कानूनों को क्या किया जा सकता है? नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है। मतलब उसको कार्यात्मक रूप से लागू नहीं किया जाता। तो ये सारे आर्टिकल किसके द्वारा हैं? संविधान में इनका जिक्र है। कुछ मामले देख लेते हैं। एक तो एमसी मेहता का मामला याद रखिएगा, और दिल्ली का क्षेत्र याद रखिएगा। एमसी मेहता वाद 1987 में, और इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण में रहना यह आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार है। एक और मामला आता है जिसको बोलते हैं एम के रणजीत सिंह वाद। ये मामला इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दो चीज़ें अभी हाल फिलहाल हुई हैं। पहली बात तो ये मामला किससे संबंधित है? ये मामला राजस्थान में एक पक्षी है जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या गोधावन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
आपने सुना होगा कि ट्रांसमिशन लाइन और सोलर प्लांट और इनके साथ राजस्थान में क्या है, विंड पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। तो पवन चक्की की ब्लेड से ट्रांसमिशन लाइन, जो हाई वोल्टेज लाइन है, उनमें फंस करके, या सोलर प्लेट से बहुत ज़्यादा हीटिंग होकर के, या वहाँ पर अगर रुकते हैं तो चोंच मार करके उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। वो सोलर सिस्टम को तो डिस्टर्ब कर ही देते हैं, सोलर पैनल को, साथ में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इन सब की वजह से ये कहा गया है कि ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान में क्या कर दिया जाए, अंडरग्राउंड कर दिया जाए। तो चलिए, ट्रांसमिशन लाइन अगर अंडरग्राउंड कर भी दिए, पहली बात तो उसमें दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ट्रांसमिशन लाइन अगर अंडरग्राउंड किए तो सबसे बड़ी बात होती है कि उनका हाई डिस्टेंस पर, लॉन्ग डिस्टेंस पर जो है ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा लॉसेज होती हैं। इसी वजह से ओवरहेड ट्रांसमिशन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बजाय अंडरग्राउंड के। तो अंडरग्राउंड अगर आप करते हैं तो लॉसेज ज़्यादा होंगी। एनर्जी ऐसे ही सबको नहीं मिल पा रही, जब लॉसेज इतनी ज़्यादा होंगी तो हमारे किस काम की। स्वाभाविक सी बात है, फिर एनर्जी का रेट ज़्यादा होगा जो भी उसको कंज्यूम करेगा। दूसरी बात यह है कि मरुस्थल में, जहाँ पर बालू हो चारों तरफ, वहाँ पर अंडरग्राउंड करना अपने आप में एक समस्या है। क्यों? क्योंकि हमें उसको खाली अंडरग्राउंड करके एक बार डाल नहीं देना है, हमें क्या करना है, उसका मेंटेनेंस भी करना है ज़रूरत पड़ने पर। बालू है, तूफान है, आते हैं, वो एक तरफ टापू दिखेगा, फिर तूफान आने पर वो टापू कहीं और खिसक जाता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बालू के पहाड़ जो है बनते बिगड़ते रहते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, अगर मैं अंडरग्राउंड लाइन, ट्रांसमिशन लाइन कर भी देता हूँ, तो पवन चक्की तो अंडरग्राउंड लग नहीं सकती, उसकी ब्लेड तो फिर भी हवा में ही रहेंगी, और फिर उससे टकरा करके वो पक्षियों की मौत होती। अभी इनका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये ध्यान रखिएगा। अब तो लगभग 100 के आसपास इनकी संख्या ही बची है, बाकी ये विलुप्त होने के कगार पर हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो ये बात इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, गाइडलाइन जारी की थी कि आप अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन कीजिए। अभी उस गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया, इस वजह से ये वाद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी ज़रूरत हो, जो भी मतलब सक्षम हो, जो भी व्यवहार्य रूप से पॉसिबल हो, उपयुक्त हो, वही काम कीजिए, ऐसा सरकार को कहा है। क्यों? क्योंकि आप एक तरफ तो संरक्षण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का लक्ष्य जो आपका है कि जलवायु परिवर्तन को हमें काउंटर भी करना है। अब अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी नहीं जनरेट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट किए तो इनको दिक्कत है, और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट नहीं किए तो 2070 तक जो नेट कार्बन जीरो वाला कॉन्सेप्ट है वो आप नहीं पूरा कर पाएंगे। जो आपने पेरिस समझौते के तहत जो अ, वादे कर रखे हैं वो आप पूरे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा वाद इंपॉर्टेंट हो जाए। अब देखते हैं कि पर्यावरणीय मामलों का अगर मैं संवैधानिकरण करूं या भारत सरकार करे तो उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो चुनौतियां, पहली चुनौती क्या है कि न्याय मिलने में देरी। न्याय मिलने में देरी, न्याय मिलने में देरी क्यों कह रहे हैं? आपको पता होगा कि न्यायपालिका के पास 2-2.5 लाख मामले तो ऐसे ही पहले से ही पेंडिंग हैं। अगर हम पर्यावरणीय मामले भी कोर्ट में ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि जैसे ही संविधान में शामिल किए, स्वाभाविक सी बात है कि लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो मामलों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अभी तक जो सामाजिक राजनीतिक मामले हैं वही जो है नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, आपराधिक किस्म और सिविल जो मामले हैं। और जब हम पर्यावरणीय मामले भी ले जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है कि उन मामलों में पेंडेंसी बढ़ेगी, तो न्याय मिलने में क्या होगी, देरी होगी। ठीक। सेकंड बात, प्रदूषणकर्ता की
पहचान करने में परेशानी। क्यों? क्योंकि प्रदूषण एक गतिविधि है, इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि व्यक्ति के द्वारा क्रियाकलाप या कई व्यक्तियों का एक सीरीज, एक श्रृंखला शामिल होती। पॉलीथीन के लिए, अगर पॉलीथीन को ही ले लीजिए, पॉलीथीन के लिए केवल पॉलीथीन उत्पादक ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो उसको यूज कर रहा वो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो उसको बेच रहा वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो किसी एक पर जिम्मेदारी क्यों डाली जाए? और जब एक पर आप जिम्मेदारी नहीं डाल पाएंगे तो फिर रोकेंगे कैसे? ठीक है, तो इसमें ये दिक्कत है कि प्रदूषण के लिए एक पूरी की पूरी श्रृंखला इसकी गतिविधियों की वो शामिल होती, जिसकी वजह से किसी एक पर जिम्मेदारी डालना वो मुश्किल हो जाता। ठीक। तीसरी बात, विकासात्मक कार्य और पर्यावरणीय मानदंडों में टकराव। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण ये जान लीजिए। सपोज कोई इंडस्ट्री 10 साल पहले बनी, अब 10 साल में टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गई तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो उसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। हो सकता है उनका बजट ना हो सकता है वो आज के 10 साल बाद वो टेक्नोलॉजी लेकर आए। लेकिन क्या तब तक पर्यावरण प्रदूषण होता रहेगा? पर्यावरण प्रदूषण तो ईयर बाय ईयर इनके मापदंड जो हैं, वो नॉर्म्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं। और जब देखिए अभी जनरेटर में CPCB 2 से CPCB 4 आ गया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स 4 आ गए। जैसे गाड़ियों के केस में BS भारत स्टेज 4 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया? भारत स्टेज 6 आ गया, या 6 करने का प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, सभी में। तो ये क्या है? पर्यावरणीय मानदंड समय के साथ चेंज हो रहे हैं। अब ये जो मानदंड चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको, वो तो फुलफिल कर नहीं पाएगी उन नॉर्म्स को, क्योंकि वो जिस समय लगी थी उस समय के नॉर्म्स के हिसाब से सही लगी थी। तो इनमें क्या हो रहा है? आपस में टकराव हो रहा है। और जब आपस में टकराव होता है तो दो चीज़ें, इंडस्ट्री अगर नहीं लगेंगी तो ना तो लोगों को रोजगार मिलेगा और ना देश की GDP बढ़ेगी, लोगों में क्रय क्षमता आएगी ही नहीं। और दूसरी बात, अगर आप मानदंड ज़्यादा वो कर दिए तो ना तो विकास कार्य हो पाएगा। तो पर्यावरण का संरक्षण और विकास कार्य, इनको पूरक मान करके चलना है। मतलब दोनों को बैलेंस बना करके चलना है। ना तो हमें इतना ज़्यादा विकास कर लेना है कि पर्यावरण के लिए हमें ऑक्सीजन बाहर से मंगा करके ऑक्सीजन कंज्यूम करना पड़े, और ना ही इतना ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण कर लेना है कि हम विकास कार्य में पीछे रह जाएं। ठीक। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। चौथी बात क्या हुई? आपने एक टर्म सुना होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक। तो पर्यावरणीय प्रभावों को पहचान करने में कठिनाई। ये कठिनाई क्यों आती है? क्योंकि उस पर्यावरण से, सपोज कहीं इंडस्ट्री लग रही है तो उस इंडस्ट्री का इम्पैक्ट, सोशल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा। उससे ये देखा जाएगा कि इंडस्ट्री लगने के बाद पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या जल प्रदूषण होगा? लोगों में कोई ऐसी स्वास्थ्य परेशानी तो नहीं हो जाएगी? पर्यावरण प्रदूषण होगा? भूमि पर्यावरण प्रदूषण मतलब जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये सब इसके क्या हैं? अंग हैं। ये सारे के सारे आ जाएंगे इसी। तो जिसका असेसमेंट आप कर रहे हैं, उस असेसमेंट करने में जो लोग शामिल हैं वो इंडस्ट्रियल की या गवर्नमेंट की तरफ से शामिल हैं। जिस पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है, जहाँ के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा,
वहाँ के लोगों की इसमें कोई भागीदारी नहीं होती। उनको ये कहा जाता है कि आपको तकनीकी नॉलेज नहीं है। उनको तकनीकी नॉलेज से मतलब क्या है? उनको तो स्वास्थ्य की दिक्कत होगी ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि कमजोर निगरानी। जब आप मॉनिटरिंग ही अच्छे से नहीं करेंगे तो जो भी आपके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा रूल बनाए गए हैं उनका क्या हो जाएगा? पालन सही से नहीं हो जाएगा, वो खाली कागजों में ही रहेंगे। और देखिए जब ज़्यादा ओवर चीज़ें होती हैं तो अभी देखिए दिल्ली में क्या किया गया है, 50 की 60 इंडस्ट्री पर जुर्माना लगाया गया है। अब जुर्माना लगाकर आप क्या करेंगे? आर्थिक चीज़ें तो वसूल लेंगे, क्या आप पर्यावरण को पर उस आर्थिक लागत को खर्च करेंगे? क्या आप पर्यावरण को रिस्टोर कर पाएंगे? इन्वायरमेंट पहले जैसे था वैसे आप रिस्टोर कर पाएंगे? जिन लोगों को स्वास्थ्य की परेशानी हो गई है आप उनका इलाज करा पाएंगे? या उनके परिवार को क्षतिपूर्ति दे पाएंगे? नहीं देते। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आपका प्रदूषण करते रहिए और फाइन भरते रहिए। उसका एक संधारणीय हल निकालना पड़ेगा, सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। या तो इंडस्ट्री को बंद कीजिए या कहीं दूर दराज के इलाकों में शिफ्ट कीजिए जहां पर लोगों का आना जाना कम है। ठीक है, लास्ट पॉइंट। लोगों में ना तो जागरूकता है और ना ही संवेदनशीलता है। इसका क्या है? अभाव है। और इसके अभाव के कारण क्या है कि लोग मांग तब करते हैं जब वो ग्रसित हो जाते हैं उन चीज़ों से, जब उनको परेशानी होने लगती है। अगर यही पहले से वो मांग करें तो फिर क्या हो? दिक्कत ना हो। ठीक, कहानी समझ में आ गई? चलिए, अब अगर आपको पता चल गया कि चुनौतियां क्या हैं तो आगे का सलूशन आप दे देंगे कि इन फ्यूचर में क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो आप अपना अवसंरचना सही कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही कीजिए, संगठनात्मक ढांचा सही कीजिए, ताकि जो आपने रूल बनाए हैं, भारत सरकार ने जो रूल बनाए हैं उनका सही तरीके से मॉनिटरिंग कीजिए, उनको सही तरीके से लागू कीजिए। जब आपकी संस्थाएं ही कमज़ोर रहेंगी तो संस्थाएं ना तो अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं और ना ही उसका भली भांति से पालन करा सकती हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है? प्रभावी तरीके से मानदंडों को लागू करना। और इसके लिए दूसरा तरीका यहीं पर लिख लीजिए, संस्थागत ढांचा मजबूत की, ताकि मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो। तीसरी बात, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर देश या क्षेत्र की समस्या नहीं है तो वैश्विक स्तर पर कार्यवाही करने की बात की जा रही है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, पेरिस समझौता। ठीक, चौथी बात, क्लाइमेट चेंज संबंधी कारक, केवल ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें। कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, कई सारे द्वीप डूब जाएंगे समुद्र का स्तर बढ़ने से, कितने सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कीजिए। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि लोगों को अपने अधिकार पता चले। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक यहाँ पर एक चीज ऐड कर लीजिएगा, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जो एडवर्स इफेक्ट आएंगे क्लाइमेट चेंज के, उनसे संरक्षण का अधिकार है ये। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संरक्षण का अधिकार नहीं, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहिए। फ्लो चार्ट, माइंड मैप, जो भी आप कहते हो, एक पेपर पर बना लीजिएगा, आधे पेपर पर बन जाएगा, ताकि आपको ये पता रहे कि जब इससे संबंधित प्रश्न आए तो कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। बस इसका इतना पढ़ाने का, इतना बताने का सिर्फ यही पर्पज है। कुछ सुन लीजिए, कुछ नोट्स बना लीजिए, बस 5 मिनट में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर 125 वर्ड में या 200 शब्दों में लिखना होता है। कभी जो 8 नंबर के क्वेश्चन रहे, 8 नंबर के, वो 125 वर्ड, और जो शायद 20 नंबर के रहेंगे वो नहीं, एक 12 नंबर के रहता है और एक 20 नंबर का। तो एक 8 मिनट लिखना होगा और एक 12 मिनट। तो उतने में आप सारे पॉइंट लिख लीजिए, बस यही उद्देश्य है, और उसी तरीके से आपको पढ़ना भी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।